हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम कल के वीडियो में साइंस के भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे। चाहे प्रयोगशाला तकनीशियन हो या फिर प्रयोगशाला परिचारक, दोनों के ही सिलेबस में आपके साइंस के साथ साथ जीके को भी पूछा गया है। जीके में जैसे भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, जिसमें इतिहास, भूगोल सभी हैं। तो आज के क्लास में भारत के भूगोल के बारे में देखेंगे। भूगोल के जहाँ जितना हो सके उतना ज़्यादा हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम 30 क्वेश्चन तक देखे थे, आज हम उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न नगरों में से किसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई अधिकतम है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। क्वेश्चन 31 का आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। दिए गए नगरों में समुद्र तल से जो सबसे अधिकतम ऊंचाई है वो बेंगलुरु की है। बाकी सभी जो दिए गए हैं उनकी ऊंचाई इस प्रकार है। बेंगलुरु की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 920 मीटर है। दिल्ली की ऊंचाई 254 मीटर, जोधपुर की ऊंचाई 232 मीटर और नागपुर की ऊंचाई 312 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें ऐसा कौन सा युग्म है जो असत्य है पूछा गया है। ऑप्शन ए है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती, ऑप्शन सी उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो इसमें ऐसा कौन सा युग्म है जो कि असत्य है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती। दोस्तों, इसका आंसर बी है, ऑप्शन बी, क्योंकि पूर्वोत्तर जो बिंदु होता है वो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु है। जो गुजरात में गुहार मोती है वो पश्चिमतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 33, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 8वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। अगर हम इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहले में रूस है, दूसरा में कनाडा है, तीसरे में चीन है, चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें में ब्राज़ील और छठवें में ऑस्ट्रेलिया। उसके पश्चात भारत जो है 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2004 या ऑप्शन सी 2001 में या ऑप्शन डी है 2007 में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2004 में। ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट सन 2004 में सुनामी की लहरों से टूटकर जलमग्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8।
कर्क रेखा जो होता है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो सबसे पहले गुजरात आएगा। गुजरात, उसके पश्चात राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 752 किलोमीटर, ऑप्शन बी 281 किलोमीटर, ऑप्शन सी 251 किलोमीटर, ऑप्शन डी 876 किलोमीटर। इसमें जो भारत की उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम है, दोनों के बीच की दूरी के अंतर को पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 281 किलोमीटर। इसके लिए अगर हम देखें दोनों की दूरी, उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी देखें हम वास्तविक दूरी तो 3214 किलोमीटर है, और अगर हम पूर्व से पश्चिम की दूरी देखें वास्तविक दूरी को तो 2933 किलोमीटर है। अगर दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 281 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का जो अंतर होता है वो 45 मिनट का होता है, जबकि लेह जिसको हम लद्दाख बोलते हैं उसमें यह अंतर 5 घंटे का होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से इस एक राज्य झारखंड है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछा गया है जिस प्रकार, उसके हिसाब से इसका आंसर जो है झारखंड होगा। ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था कि भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें से पहला जो राज्य है वो गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार केवल कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें कुल 5 देश आते हैं। इसमें 5 देशों में शामिल अगर नाम को हम देखें तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान। इस प्रकार कुल भारत को मिला करके 5 देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी प्रयागराज। भारतीय मानक समय जो रेखा है वो किस नगर से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82 डिग्री 30 मिनट है,
पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। दोस्तों प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, क्योंकि इलाहाबाद के नाम को ही बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के पास ही नैनी से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी लखनऊ। सबसे अधिक पूर्व की ओर जो स्थित है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगर हम हैदराबाद का देखें तो ये 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अगर हम भोपाल का देखें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अगर हम लखनऊ का देखें तो 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और बेंगलुरु का 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है। ऑप्शन बी असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है। ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। इसमें असत्य कथन को हमको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो केवल म्यांमार की सीमा से ही लगती है और यहाँ पर ऑप्शन में बांग्लादेश भी शामिल कर दिया गया है, इसीलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। जबकि मिजोरम जो है मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले अगर हम भारतीय राज्य को देखें तो इसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले अगर राज्य की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। लेकिन इन चारों में से जो अधिकतम सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश का होता है। क्वेश्चन नंबर 47, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी खंभात की खाड़ी। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट। भारत का स्थलीय जो भाग है पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पॉक के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है 48, भारत के निम्नांकित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा।
त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से, तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन 49, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। जून माह में इनमें से किस स्थान पर जो दिन की अवधि है वो सबसे अधिक होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें दिनों की अवधि उत्तर की ओर बढ़ती है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? गुजरात राज्य सबसे पश्चिमी बिंदु है और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसमें पूछा गया है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन ए 3 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 1 घंटा, ऑप्शन डी आधा घंटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 घंटा। गुजरात के पश्चिम तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 29 डिग्री 23 मिनट है। चूँकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है, इसलिए लगभग 2 घंटे का अंतराल यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 51 का आंसर होगा ऑप्शन बी 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। इस प्रकार 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 52, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? दोस्तों यहाँ पर नंबरिंग नहीं हो पाया है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहला में बोला गया है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा बोला है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं, ये चीज़ आपको बताना है। उपरोक्त सही कथनों में से कौन से सही हैं? इसका आंसर होगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दूसरा और तीसरा कथन सही है, या ऑप्शन बी में केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन सी में पहला, दूसरा और तीसरा कथन, ऑप्शन डी में पहला और तीसरा कथन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। अगर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के जो अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इस प्रकार तीनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन 53, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी, भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ऑप्शन डी, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसकी पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन सी,
भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण है वो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है 54। केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी प्रवाल द्वीप के लिए, ऑप्शन सी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, ऑप्शन डी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो केरल का जो कुट्टानाडु है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का जो कुट्टानाड है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है कुट्टानाड को। अगला क्वेश्चन 55। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण दिया गया है। कथन ए में बोला गया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण में बताया गया है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि जो कथन ए है वो गलत है परंतु कथन आर सही है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन और कारण इसमें से आपको बताना है। इसका आंसर 55 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हिमालय से जो निकलने वाली सभी नदियां हैं वो सतत वाहिनी तो हैं, लेकिन इसका जो प्रमुख कारण है वो नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, इसीलिए ये जो नदियां हैं वो सतत वाहिनियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 56। हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए वृहद हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी लघु हिमालय, ऑप्शन डी धौलाधार श्रेणी। तो हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए बृहद हिमालय। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय की सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी है वो वृहद हिमालय है, जो ओलिगोसीन युग में निर्मित है। सबसे प्राचीनतम अगर हम श्रेणी देखें तो वो वृहद हिमालय है। दोस्तों, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9098638868। अगला क्वेश्चन है 57। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी दून। तो उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान हैं उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 58। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत के जो प्रमुख हिमालयी राज्य या फिर केंद्र शासित जो प्रदेश हैं अगर हम उसको देखें तो इसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है
सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये सभी जो राज्य हैं वो प्रमुख हिमालयी प्रदेश हैं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी शिवालिक। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ऑप्शन डी शिवालिक। भारत में सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 60, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? ऑप्शन ए काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख। ऑप्शन बी में दिया गया है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ऑप्शन सी में है जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। ऑप्शन डी में दिया गया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर के क्रम में जमाना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है उसको सही सही बताया गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल है। क्वेश्चन नंबर 61, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है? कैमूर पर्वत श्रेणी, पटकाई पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, पालकोंडा पर्वत श्रेणी। यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पटकाई पर्वत श्रेणी। पटकाई पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी हिमालय में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। ध्यान रहे कि यहाँ पर ये विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन 62, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अगर हम इसका विस्तार देखें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का, तो यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक है। अगला क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन ए काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी कश्मीर घाटी, ऑप्शन डी लद्दाख का पठार। तो इसमें कौन अक्साई चीन का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख का पठार। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अक्साई चीन की स्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख का जो पठार है अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन 64, ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 8890 मीटर, ऑप्शन बी 8815 मीटर, ऑप्शन सी 8870 मीटर, ऑप्शन डी 8850 मीटर। ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8850 मीटर। महान हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय हम बोलते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है।
पूर्व आंकड़ों के अनुसार यह जो है 8848 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 65। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी एटना, ऑप्शन डी किलिमंजारो। इसमें से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, अरावली पर्वत। अगर हम इस पर्वत रेजिडुअल जो माउंट है उसको हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा कटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोध के भाग ही हमको दिखाई देते हैं। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत भी कहा जाता है, घर्षित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन है 66। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी डोडाबेटा, ऑप्शन डी है अनाईमुड़ी। तो इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो भी दक्षिण भारत की, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडाबेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 67। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी अरावली। तो नर्मदा और ताप्ती नदी, इन दोनों नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन का पठार का भाग है। इनका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है। तो दोनों नदियों के बीच का जो पर्वत श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 68। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सेवराय की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी कार्डामोम की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसको हम पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ियों की रानी के नाम से प्रसिद्ध नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन ए पालनी की पहाड़ी, ऑप्शन बी शिवराय की पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई की पहाड़ी, ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च जो शिखर है वो डोडाबेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और जो सबसे प्रथम सर्वोच्च शिखर है वो अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो इसमें दक्षिण भारत का ये दूसरा सर्वोच्च शिखर है नीलगिरी की पहाड़ी, तथा प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र और कर्नाटक में
पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन बी, अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। ऑप्शन सी, कार्डामम की पहाड़ियाँ केवल केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। तो इन सभी कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्डामम की पहाड़ियाँ केवल केरल राज्य में अवस्थित है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण भारत में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से और उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियों से तथा दक्षिण में अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं हैं? ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी, बालाघाट पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी, सतमाला की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी, मांडव की पहाड़ियाँ। तो ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मांडव की पहाड़ियाँ। बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला, ये तीनों की जो पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, जबकि जो मांडव की पहाड़ी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। ऑप्शन बी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी, गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में। ऑप्शन डी, कैमूर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैमूर पहाड़ियाँ। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 73। धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, राजमहल पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन डी, अरावली पर्वत श्रेणी में। तो धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। धूपगढ़ पर्वत चोटी महादेव पहाड़ी में स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन 74। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन बी, कैरोलिन मिकेल्सन। ऑप्शन सी, जंको तायबी। ऑप्शन डी, बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जंको तायबी। जंको तायबी एक जापानी पर्वतारोही है, जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट फतह किया। जबकि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में अगर हम देखें तो वो बछेंद्री पाल है, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।